चलिए, ऑल सेट। वेलकम बैक इन फोकस एकेडमी। और आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है, चैप्टर 3 फिजिक्स का, मोशन इन अ प्लेन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, वेक्टर से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टाइप्स ऑफ वेक्टर आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। ठीक, वो रिमोट दे देना। ठीक है, देखो फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि मोशन इन अ प्लेन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, तो अगर कोई बॉडी है, वो किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो, है ना, और उसका पाथ हमेशा प्लेन में लाई करे, तो हम इसी को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, यानी वो एक मोशन इन अ प्लेन दिखा रहा है। ठीक, तो हम लोग उसी को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में मूव करे, सच एज इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइज इन दैट प्लेन। उस ऑब्जेक्ट का पाथ हमेशा उस प्लेन में लाई करे, तो ऐसे ही टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी इंट्रोडक्शन में और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, न कि डायरेक्शन का। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होगा, न कि डायरेक्शन का। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमको बताना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में। हम बोले 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये एज अ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। उसी तरह वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलेरेशन बात करेंगे, फोर्स है, मोमेंटम है, तो ये सब किसके एग्जांपल है, तो ये सब एग्जांपल है किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, वही क्या होता है, वही क्या होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, समझ में आ गया क्या? ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपको सबको पता होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे तो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एकदम सिंपल सा फंडा होता है। क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करेंगे सर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विद द एरो हेड। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विद द एरो हेड, और इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को हम इसको बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोल देते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये जो आएगा मेरा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या मेरा एंड पॉइंट है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट होता है, हम लोग उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, ये समझ में आ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, एक एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे विद द एरो हेड। ठीक, जिसमें ये क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया या इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक, और ये मेरा हेड दिखा रहा था, हेड, है ना, या हम बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ये चीज क्लियर हो गया। अब जो वेक्टर का हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया इस स्ट्रेट लाइन विद द एरो हेड के फॉर्म में, तो इसका जो लेंथ होता है सर, क्या लेंथ, इसका जो लेंथ होगा वो दिखाएगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। और ये जो हेड है ये क्या दिखाएगा, इसके डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई
स्ट्रेट लाइन बना रहा है विद द एरो हेड, ठीक, और एक दूसरा बना दे ये वाला, तो इसमें जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही सब चीजें यहाँ पे एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ठीक, तो लिखा है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एरो एट वन हेड, एरो बना के दिखाते हैं। द टेल, उसको हेड और टेल भी बोल देते हैं। द टेल ऑफ द एरो शो द इनिशियल पॉइंट, जैसे ये क्या दिखा रहा था, मेरा इनिशियल पॉइंट दिखा रहा था, इसको हम लोग टेल बोल दिए। ये मेरा फाइनल पॉइंट दिखा रहा था, इसको हेड बोल दिए। और हेड क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द हेड शो द फाइनल पॉइंट, हेड फाइनल पॉइंट दिखाता है। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया उसका जो लेंथ होगा एक्चुअल में वो क्या दिखाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही लेंथ ज्यादा रहेगा वो मैग्नीट्यूड बढ़ा के दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक चलिए बात करते हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को हम लोग किससे दिखा देते हैं, एरो से। जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा था वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। हाँ, एक और काम कर सकते हैं कि हम किसी किसी सरफेस के रिकॉर्डिंग, है ना, मतलब हम ये ऐसे बोल सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के, किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से किसी एंगल पे अगर हम लोग वेक्टर को बना के दिखा रहे हैं तो वही क्या होगा, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलिए, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिए सर, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया किसी बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन को ये डिस्क्राइब करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी के पोजीशन को ये डिस्क्राइब करेगा। कौन, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या है, मेरा ओरिजिन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y हो गया, xy हो गया। ठीक, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को अगर हमको दिखाना होगा इसका पोजीशन वेक्टर, तो एरो बना के दिखा देंगे और हम इसको r वेक्टर लिख देंगे, जो कि ये दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, समझ में आया क्या? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर टेल्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रेफरेंस टू अ ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें। इसको आर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख के दिखा दिए, या नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ओपी वेक्टर, तो ये क्या दिखा रहा है, मेरा पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, यहां समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं कि अगर कोई, जैसे ये एक एग्जांपल उठाए थे हम, है ना, इस एग्जांपल में मैंने पी पॉइंट कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट सर यहाँ पे है। ठीक, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो अगर हम लिखे इसके पोजीशन वेक्टर को, तो लिख सकते हैं कि r कैप इक्वल टू x i कैप प्लस r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। तो ये जो है इसका क्या दिखा रहा है, पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, अब इसके बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिख देंगे पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा रूट में क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये तो 2D के लिए हो गया, 2 डायमेंशन है यहाँ पे। लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड 3 होगा तो एक्स वाई जेड होगा, तो उस केस में जो पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा, वेक्टर लिखेंगे आर कैप एक्स, आर वेक्टर, आर कैप नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख के दिखाएंगे। और अगर हमको इस पोजीशन वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो आएगा मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका क्या दिखा रहा था, मैग्नीट्यूड दिखा रहा था। ठीक, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट, में वो पढ़ लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अगर ओरिजिन चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो जाएगा। इफ द ओरिजिन इज चेंज द पोजीशन वेक्टर आल्सो चेंज, बदल जाएगा। और पोजीशन वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए बहुत इजी है पोजीशन वेक्टर।
चलिए पोजीशन वेक्टर तो बता दिए, अब हम बात करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। जी सर किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो सिंपल टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, सिंपल टर्म बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी या पार्टिकल्स का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो वही क्या बता रहा है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहां से कहां तक का, तो फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ते हुए दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहाँ पे ए पे और ये पहुंच गया बी पे, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ए से बी जा रहे थे, तो ए बी वेक्टर जो है यही क्या दिखा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा है। ठीक, तो एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, देखिए एक और तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं ये, तो यहां पे कोई पार्टिकल है अभी ए पे, और ये मूव करते हुए कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो अगर हम ए से बी जाएं तो पहले ये दिखा रहा था आर बी, क्या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, क्या दिखा रहा था, पोजीशन वेक्टर। ठीक, और आर ए लिखे तो ये दिखा रहा था पोजीशन वेक्टर जब बॉडी या पार्टिकल ए पॉइंट पे था। ठीक, अब ए से बी जाएगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी, तो यही दिखाएगा मेरा ए बी वैक्टर जो होगा वो दिखाएगा क्या चीज, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बॉडी का या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए यानी सिंपल टर्म में बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है एक्चुअल बताता है हाउ मच ऑन एंड इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग विथ चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम बदलने के साथ साथ बॉडी किस डायरेक्शन में और कितना मूव कर रहा है वही कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर बना के दिखाया गया था। यहाँ पे ए क्या था उसका फाइनल पोजीशन और बी क्या था, ए क्या था मेरा इनिशियल पोजीशन एंड बी क्या था मेरा फाइनल पोजीशन था, यहाँ पे दिखाया गया। तो सिंपल टर्म में अगर हम बात करें और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कुछ और पॉइंट, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक, अगर कोई पार्टिकल वो जैसे इसी एग्जांपल उठाते हैं, ए से बी जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बना के दिखाएंगे, ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कुछ, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे। ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इफ इनिशियल और फाइनल पोजीशन आर सेम, यदि किसी बॉडी या पार्टिकल के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी वेक्टर जो होगा वो जीरो के इक्वल हो सकता है यहाँ पे। ठीक, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिए हम लोग, फिर पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है वो पढ़ लिए, फिर आगे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का मतलब वर्ड से ही क्लियर है एकदम, कि दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो, तो वही क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर, जैसे ये बना के दिखाया गया। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये क्या दिखा रहे हैं, इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही दूसरी तरफ दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट हो, वही क्या होगा, अपोजिट वेक्टर होगा। क्लियर हुआ क्या। चलिए देखिए, टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये डायग्राम बना देंगे। अब एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए ये डायग्राम दिख रहा है, दो कार है, दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, इक्वल वेक्टर्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं अपोजिट वेक्टर का, मतलब
इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एक एग्जांपल, एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड देन बैकवर्ड विद द सेम स्पीड, पहले आगे गया फिर पीछे आ गया, ठीक। तो यहां पे जो वेक्टर का आएगा निकल के वो किस टाइप का होगा, अपोजिट वेक्टर होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट था। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टर्म पे। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर का। क्या बात करेंगे, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर की बात करेंगे। देखिए को इनिशियल का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना। को मतलब सेम, कॉमन, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया कि वेक्टर ए बी सी डी ये सब बना के दिखाया गया, बट इन सब का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, ठीक। लेकिन अगर हम बोले कि बहुत सारे वेक्टर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, बट इनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो, टर्मिनल पॉइंट सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक। ये ऐसे बनेगा, मतलब हम ऐसे बना के दिखा सकते हैं कि बहुत सारे वेक्टर थे, उनका टर्मिनल पॉइंट सेम था, तो वही क्या हो जाएगा, को टर्मिनस वेक्टर हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है ना। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकते हैं और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस पे कोई कंडीशन या बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब हो गया टू आर मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो वही क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। वही को टर्मिनस का मतलब हो गया टू आर मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर इफ दे हैव सेम टर्मिनल पॉइंट। उनका टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। बहुत इजी टर्म है, वर्ड सही क्लियर हो जाएगा एकदम। कोप्लानर वेक्टर, देखिए कोप्लानर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए कोप्लानर वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर जो किसी प्लेन में लाई करते हो उसी को बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे उसी को बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। मान लो कोई बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल है, तो क्या वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, तो जब सेम प्लेन में लाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लानर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लानर वेक्टर। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि पार्टिकल है और इस पे इतने सारे वेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, यानी एक प्लेन में काम कर रहे हैं, सेम प्लेन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ऑल वेक्टर्स ऑन अ फ्लैट टेबल। किसी फ्लैट टेबल पे बहुत सारे वेक्टर हैं, वो सब कोप्लानर वेक्टर होंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी बॉडी पर फोर्स काम कर रहा है बहुत सारे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यानी सेम प्लेन में लाई करेंगे तो वो क्या देंगे, कोप्लानर वेक्टर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी जो है वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन होगा वो कोप्लानर वेक्टर का एग्जांपल होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेम प्लेन। अब यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि प्लेन का मीनिंग क्या होता है। प्लेन का मतलब जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, प्लेन है क्या एक्चुअल में, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक्स वाई क्या होगा, एक प्लेन होगा, वाई जेड क्या हुआ, एक प्लेन हो गया, जेड एक्स क्या हुआ, एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी प्लेन में लाई करते वही होते हैं कोप्लानर वेक्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, पोलर वेक्टर की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं, पोलर वेक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक। तो डिफिनेशन ऑफ पोलर वेक्टर हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, दोनों हो, लेकिन उसका फिक्स्ड या डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसी को बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। और वो एक क्या कर रहा हो, तो लीनियर मोशन और एक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसी को बोलते हैं कोप्लानर, सॉरी उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। देखिए अ पोलर वेक्टर और ट्रू वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, पोसेसेस अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
एंड रिप्रेजेंट लीनियर मोशन और एक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है, तो ये इसका डेफिनेट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे क्या, ये पोलर वेक्टर है। ठीक है, कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है। इट हैज स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल में और समझ लेते हैं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या, पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। चलिए अगला समझ लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वांटिटी है हमारे पास, अगला वेक्टर जो है वो है एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल वेक्टर। देखिए एक्सियल वेक्टर का मतलब हो गया कि ये किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, axial or pseudo vector is the vector quantity that has both magnitude and direction but does not have a definite point of application, और इसका definite point of application नहीं होगा। It is associated with the rotational motion and describe the tendency of rotation about an axis। किसी एक्सिस के अबाउट में क्या रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है ना, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कैसा होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। वही टॉर्क की बात कर लेते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये सब एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल देखें तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले, अर्थ का रोटेशन करें तो क्या अर्थ का रोटेशन एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में होता है, हाँ, तो रोटेशनल मोशन होगा, तो ये क्या एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल में आएगा। और मूवमेंट ऑफ अ कपल, ये सब भी आते हैं। अब की पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन से बिलोंग करता है, एसोसिएट करता है। और वेक्टर है तो ओबे करेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक, चलिए क्लियर हो गया क्या, है ना, समझ में आ गया। बताइए एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल, तो टॉर्क हो गया, है ना, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, तो किसके एग्जांपल है, तो एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है। चलिए ऑर्थोगोनल यूनिट की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज 90 डिग्री। अब थोड़ा सा और पॉइंट अगर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे सिंपल टर्म में बोले तो अगर हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग माने तो ये x, ये y, और अगर इधर हम z माने तो x के डायरेक्शन में होगा i कैप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आएगा निकल के। ठीक, चलिए इसकी बात करें j का, तो j दिखा रहा है, j कैप बना दे, है ना, k कैप बना दे, तो ये दिखा रहा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए टू वेक्टर्स i एंड j आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, i कैप वाला x में, j कैप वाला y में, और k कैप बनाएंगे तो वो किस में आएगा, किस में आएगा, k कैप बनाएंगे तो वो जाएगा किस में, z में। प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इट हैज मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, 1 होगा, है ना, यानी हम लिखे मॉड ऑफ i तो क्या आएगा, 1 आएगा, मॉड ऑफ j वेक्टर तो क्या आएगा, 1 आएगा, मॉड ऑफ k का तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो i डॉट j का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसे हम लोग आगे जब हम लोग पूरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनी वेक्टर इन अ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i, j एंड k के। चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ये सब हमको तभी समझ में आएगा जब हम लोग वेक्टर का
प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, सिंपल टर्म में आपको ये याद रखना है कि एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप हम लोग कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नल और जीरो वेक्टर की बात करते हैं। देखिए नल और जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। हम इसको जीरो पे वेक्टर बना के लिख सकते हैं या जीरो लिख दे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। और मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, तो इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक, अब इतना समझ में आ गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिए। इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द वेक्टर व्हेन एडेड टू इट। अगर इसको उठा के किसी वेक्टर में जोड़ दे तो उसके कोई भी स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए में नल वेक्टर को जोड़ दे तो अभी भी वेक्टर ए ही मिलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल हम इसको डॉट के फॉर्म में लिख के ए भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे दिखाया गया कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये आएगा, ये दिखा रहा है जीरो वेक्टर का, नल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जांपल क्या हो गया सर, तो एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हाँ कोई बॉडी है वो रेस्ट में है और उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा विथ इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। या सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक कदम आगे जाए एक कदम पीछे आ गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू द सेम पॉइंट, हम जहां चले थे वहीं पे आ जाए तो भी क्या दिखाएगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और अगर हम इसको उठा के किसी वेक्टर में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वेक्टर पे। ठीक, तो ये चीज दिखाया गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टर्म हम बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। देखिए सिंपल टर्म में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए मान लीजिए हमको निकालना था, इसका ए कैप निकाल दिया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ये क्या दिखाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी सिंपल टर्म में हम बोले कि किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए तो ये आएगा 1। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, बट ऐसे निकालते हैं ये चीज। ठीक है, आगे समझिए, इट हैज ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड। ठीक, और इट हैज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हाँ ये तो सही है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, चलिए देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये चीजें आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 3i + 4j है। ठीक है, इसको ही समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर का। अभी आपको सिखा देते हैं यूनिट वेक्टर निकालना। देखिए अगर हम आपको बोल दें कि मेरे पास वेक्टर ए लिखा है 3i कैप + 4j कैप, इसको हटा दीजिए वाली, यही बस इतना। तो अगर हमको चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर ए तो मॉड कैसे निकालते हैं, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और ये 4 का 16 रूट 25 यानी 5 आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, 5 आ गया। अब किसी भी वेक्टर को उसको मॉड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर दिखाने लगेगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये आ जाएगा 3i कैप + 4j कैप अपॉन क्या 5। ये हो गया आंसर इसका। ठीक, क्लियर हो गया आपको, बताइए आया ना। ठीक, ये कैसे आ रहा था आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कोई एक्सिस हो गया, ये कोई बॉडी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर आएगा x i कैप + y j कैप होगा। अगर हमको मॉड ऑफ वेक्टर r चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बताइए क्लियर है क्या। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वेक्टर a = 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप है, तो इस केस में मॉड ऑफ वेक्टर a जब हम निकालेंगे तो आएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 25, तो टोटल आ गया रूट 50 यानी 5 √2 आ गया। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब
हमको अगर ए कैप चाहिए तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए को उसके मॉड से डिवाइड कर दें। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5√2 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया क्या? अरे क्लियर हो गया बताइए। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, तो ये एग्जांपल आप अच्छे से पढ़िएगा एक बार, और एक दूसरा एग्जांपल भी लिखा है, आप उसको भी अच्छे से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन की लॉ पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।